अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। यौम आज़ादी की तक़रीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज हम ये ख़ुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं पाकिस्तान स्वीट होम्स इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज ये प्रोग्राम हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के साथ हो रहा है। मुस्तक़बिल हमारा कैसा है, वो क्या सोचता है, वो क्या सवाल अपने ज़हन में लिए हुए आगे चल रहा है, क्या वो मौजूदा पाकिस्तान से मुतमईन है? क्योंकि हमेशा ये सवाल होता है कि इतने साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग मुतमईन हैं, कुछ लोगों के अपने गिले शिकवे हैं। कुछ कहते हैं पुराना पाकिस्तान अच्छा था, कुछ कहते हैं नहीं नया पाकिस्तान जिसने नारा मारा था उसका पाकिस्तान अच्छा था, कुछ लोग कहते हैं नहीं आज का पाकिस्तान अच्छा था, कुछ कहते हैं नहीं हमें तो कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, वही सबसे अच्छा था। तो कौन सा पाकिस्तान सबसे अच्छा था, हमारा आज का ये टॉपिक है। इसी के ऊपर ये बच्चे आज सवाल भी करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। बड़े नामी गिरामी सियासतदान और एंकर पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरी दाई तरफ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता थे। ये कहते हैं ये आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है ये हमारे साथ वाबस्ता नहीं है। अलबत्ता हमारे साथ एक और जो शख्सियत हैं वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है इख्तियार वली साहब। इख्तियार वली साहब के भी अपने गिले शिकवे रही अपनी जमात के साथ, लेकिन उसके बाद वो गिले शिकवे दूर हुए, आज ये हुकूमत का हिस्सा हैं। इनसे भी पूछेंगे कि क्या नया पाकिस्तान बेहतर था या ये आज का शेर का पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है। मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बड़े दबंग, बड़े एनर्जेटिक नईम हैदर पंचोता साहब, और उनके साथ मौजूद हैं उभरती हुई बड़ी ज़बरदस्त एंकर पर्सन, वेरी एनर्जेटिक, इन्होंने बड़े सीनियर्स के पसीने छुड़वा दिए हैं जो कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, शिफा यूसुफजई साहिबा। मैं इस डिबेट का आगाज़ करूंगा सबसे पहले शिफा यूसुफजई साहिबा, क्योंकि इस पूरे पैनल में वाहिद खातून है तो सबसे पहले ख़वातीन का हक जो है वो सबसे पहले होगा। शिफा साहिबा, आपकी नज़र में जो एक सवाल है जो हम लोग आज अपने तमाम लोगों से पूछ रहे हैं, आज का पाकिस्तान बेहतर था, नया पाकिस्तान बेहतर था या पुराना पाकिस्तान बेहतर था, कौन सा पाकिस्तान बेहतर है? थैंक यू जी मंसूर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर। पाकिस्तान जो उनसा बेहतर था ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं बता सकती, क्योंकि ना मैं बहुत पुराने वाले पाकिस्तान में पाई जाती थी और ना मैं बहुत लंबे अरसे बाद पाई जाऊंगी। दरमियान का एक वक्त है जो मैंने देखा जिसमें कि मेरा वो शऊरी लेवल, जिसको मैं कहती हूँ कि आपको जहन में चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई अच्छा ये हो रहा है मुल्क में, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको बदलना है, ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बुराइयां वक्त के साथ साथ हमें ज़्यादा रच बस गई हैं, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। और आज का दिन मेरा ख्याल है वो अज़म का दिन होना चाहिए कि जिसमें हम ये तहिया करें कि भाई हमने कम अज़ कम अपनी ज़ात तक, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल से चीज़ें चलती हैं ना, तो अपनी ज़ात तक मैंने क्या टैक्स दिया है, हाँ भाई मैंने टैक्स दिया है, ये सवाल हमने अपने आप से करना है। क्या मैं लोगों की मदद करने का जज्बे से सरशार हूँ, या मैं इसका भी मार लो यार क्या फ़र्क पड़ता है, उसका भी खा लो, या मैं उसकी सीट पे जाके बैठ जाऊँ, उसको निकाल के आहिस्ता से। इन चीज़ों से मेरा ख्याल है कि अपनी तरफ देख के अगर हम आज के दिन भी आगाज़ कर लें तो शायद बहुत बेहतरी आ जाएगी। और सही को सही बोलना और मानना और समझना और गलत को गलत मानना समझना, ये बड़ा ज़रूरी है। जी शेर मरवत साहब, आपकी क्या राय है, कौन सा पाकिस्तान बेहतर? बड़ा ही मुश्किल सवाल है। यकीन करें तमाम सियासी तासुबात से बालातर हो के मैं कहता हूँ कि इस धरती ने बड़े ही अजीम लोगों को जन्म दिया, लेकिन इस धरती ने कभी भी ना ऐसे मुनसिफ को जन्म दिया जिसने पायदार इंसाफ के लिए कोई अपना किरदार अदा किया हो। और इसी वजह से अब अगर कोई कातिल कत्ल करता है उसको डर ही नहीं है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले मरवत साहब ने खाका खींचा इस मुल्क का, इस मुल्क के हुक्मरान तो आप हैं, तो पाकिस्तान अगर आज का ये पाकिस्तान की ये हालत है तो ये बच्चे तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल के हवाले से बड़े नाउमीद होंगे आज के पाकिस्तान को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई एंड थैंक यू वेरी मच ज़मरुद भाई कि आपने इतनी अच्छी महफिल और मजलिस हमारे लिए बनाई कि हम अपने बच्चों के साथ और आने वाले मुस्तकबिल के सामने बैठकर आईना हाथ में पकड़ के हम उनके सामने कुछ बातें रखें, कुछ हक़ाइक़
जो शायद कुछ खुशगवार भी हैं, कुछ नाखुशगवार भी हैं। मेरे भाई शेर अफजल मरवत ने जो बातें की वो दुरुस्त हैं, अपनी जगह पर बजा है, लेकिन इस बात का तयन करना ज़रूरी है। बात शुरू हुई थी 14 अगस्त 1947 से। कायद आज़म ने तो हमें वतन लेके दे दिया, इकबाल ने ख्वाब देखा, कायद ने वतन आज़ाद करा के दे दिया। अब उसके बाद फिर उस पुराने पाकिस्तान का सफ़र शुरू हुआ। कैसे चला, कहाँ तक पहुँचे, सड़कें बनी, मोटरवेज बनी, एयरपोर्ट्स बने, मिसाइल बने, एटमी धमाके हुए, और इन अदवार में भुट्टो जैसी हस्तियाँ फांसी चढ़ गई। करदा न करदा जुर्मों के बेनज़ीर मोहतरमा शहीद हो गई। इमरान खान के दौर से पहले का पाकिस्तान, जिसको पुराना पाकिस्तान कहा जाता है, उस पुराने पाकिस्तान में इतनी रवादारी थी कि नवाज शरीफ चल के जाता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के घर और उनसे अपने गलतियों पर माफ़ी मांगते हैं। बेनज़ीर चल के जाती है नवाज शरीफ के पास और दोनों खड़े होकर कौम से माफ़ी मांगते हैं कि माजी की तमाम कोताहियों पे हम शर्मसार हैं, हम गलतियों पे माफ़ी मांगते हैं। आज से एक नए जोत के साथ, एक नए अज़म के साथ पाकिस्तान की तामीर करेंगे। ऐसे दौर में और ऐसे हालात में कुछ अरसे बाद फिर आवाज़ लगती है कि एक नया पाकिस्तान बनाते हैं, एक मौका खान को भी देते हैं। फिर वक्त आया जो आपके 75 साल के कर्जे थे, जहाँ पे कस्में खाई गई कि हम इस कर्ज में 1 रुपये का इजाफा नहीं करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़े करेंगे। और वहाँ से लोगों को टेम्प्ट किया गया कि 50 लाख घर भी बनेंगे, 1 करोड़ नौकरियाँ भी होंगी, एक नया पाकिस्तान होगा जिसमें आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए निज़ाम कानून एक होगा, निज़ाम तालीम एक होगा, निज़ाम इंसाफ एक होगा, निज़ाम सेहत सब के लिए एक होगा, और 2 नहीं, एक पाकिस्तान वो सब के लिए। लेकिन हमने फिर देखा क्या कि वो कर्जे 27,000 से 54,000 पे पहुँच गए। जहाँ पे ग्रीन पासपोर्ट की रेटिंग बढ़ाने का वादा था वो नीचे आया, और उसके बाद हमने देखा कि मुल्क की मकबूल क़यादत को गाली देना शुरू कर दी गई। आज मुझे नए पाकिस्तान में जिस बात पे सबसे बड़ी अखलाकी तौर पे जहाँ पे मुझे तकलीफ़ होती है, जो मुझसे हज़म नहीं होती, वो यही है कि छोटे और बड़े की तमीज़ ख़त्म हो गई है। छोटे खड़े होकर बड़ों को गाली देना शुरू हो गए। एक वकार का एक रिश्ता, एक दूसरे के लिहाज का एक रिश्ता, वो ख़त्म हुआ। नहीं मैदर पंचोता साहब, मैंने सवाल इनसे ये किया था कौन सा पाकिस्तान बेहतर था। इन्होंने मुझे सिर्फ जो अपने जवाब में यही पूरा केस बिल्ड कर दिया कि नया पाकिस्तान कम से कम बहुत बुरा था, और इससे पहले रवादारी थी, इखलास था, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। नए पाकिस्तान ने हमसे सब कुछ छीन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जहाँ बात है हुई पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, तो मैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जो है वो ढूंढ रहा हूँ। इल्हाम इकबाल ने जो ख्वाब देखा, उस ख्वाब की ताबीर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। क्या उस ताबीर के बाद जो ख्वाब देखा गया था उसको हकीकी मायनों में पूरा किया गया? हम एक मुल्क के अंदर रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क है, कलमे की बुनियाद के ऊपर बना, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर लोगों के बुनियादी हकूक़ जो हैं उनकी हिफाजत होती है? क्या चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं किया जाता? लोगों के घरों में छापे नहीं मारे जा रहे? आवाम का मैंडेट नहीं चोरी किया गया? और कोई भी मुआशरा जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहाँ पर अखलाकियात नहीं होती, वो कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर ना कानून है और ना अखलाकियात है। यहाँ जजेस ख़त लिख रहे हैं कि हमें इंसाफ करने की इजाज़त दी जाए। यहाँ लोग, किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, वो FIR दर्ज करवाने के लिए जाता है तो उसकी FIR दर्ज नहीं होती। यहाँ अगर अमीर डाका मारता है तो उसे दोबारा मसनद के ऊपर बैठा दिया जाता है, उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। यहाँ एक गरीब आदमी जो छोटा मोटी चोरी करता है 5-10 हज़ार 20 हज़ार की, वो जेलों में सड़ता रहता है। यह ऐसा पाकिस्तान बना दिया गया है जहाँ पर गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। अमीर जो हैं वो बैठ के अपनी तालीमें भी बाहर हासिल करते हैं, और गरीब जो है उसके बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। क़ायद आज़म ने ये ख्वाब नहीं देखा था कि हम किसी के मरहून मिन्नत हैं, तो हम
चाहते हैं कि वो पाकिस्तान बने जहाँ इंसाफ का निज़ाम हो, ठीक, जहाँ रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ लोगों के बुनियादी हकूक़ हासिल हों, जहाँ इकॉनमी बेहतर हो, जहाँ गरीब अमीर हो, जहाँ खुशहाल हो, जहाँ इंसाफ का निज़ाम हो, जहाँ आप लोगों की आवाज़ सुनी जाए, जहाँ मीडिया आज़ाद हो। हमारे पैनलिस्ट ने अपने अपने केस बिल्ड कर दिए। अब ये शो जो है ये बच्चे चलाएंगे। आपके सवालात, पहला क्वेश्चन कहाँ से है जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद हसनैन अली शाह है और मेरा ताल्लुक़ कुरम एजेंसी पराचीनार से है। पहला क्वेश्चन मेरा इख्तियार वली साहब से है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को जो एक पॉपुलरिज्म की बीमारी लग गई है, इसको आप किस तरह देखते हैं? और अगर एक बंदा पॉपुलर है, विल ही बी द प्रॉपर पर्सन टू रन द गवर्नमेंट? पॉपुलर किसकी बात कर रहे हैं आप? सर आजकल सबको पता है सर, इमरान अहमद खान नियाजी सर जो। अच्छा जी, लेकिन आपने बीमारी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया फिर? नहीं, पॉपुलर है, किसी वजह से पॉपुलर है आपके ख्याल में? सर जी पॉपुलर कोई भी हो सकता है ना सर, जिस तरह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर है। हाँ, तो प्रेसिडेंट है वो। सर बहुत सारे लोग तो उनको इस अहल समझते ही नहीं है कि मतलब। ठीक है, ठीक है, इख्तियार साहब। थैंक यू वेरी मच। ये हसनैन का सवाल जो है, इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन कि क्या एक बंदा अगर पॉपुलर हो जाए तो क्या इसका ये मतलब है कि वो उसका फेम चाहे क्रिकेट हो, उसका फेम चाहे अदाकारी हो, उसका फेम चाहे फिल्म स्टार बनना हो, उसका फेम चाहे कुछ और हो, और आप उसको उठा के ला के वज़ीर आज़म बना दें, तो फिर पुराने पाकिस्तान का हाल यही होगा। जिस बुनियाद आज जो मेरा भाई बात कर रहा है रूल ऑफ लॉ की, उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान की बुनियाद रखी, नए पाकिस्तान की, कि उसका पहला ऑर्डर जो था वो ये था कि नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को डिस्क्वालीफाई कर दो, वरना नया पाकिस्तान नहीं बनेगा और हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक लीडर वो होता है, भले वो शक्ल का खूबसूरत हो, दरमियाना हो, हमारी तरह हो, जैसे भी हो, लेकिन लीडर्स की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। क्या उसमें 2-3 बहुत सारी हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड एट द राइट डायरेक्शन, ये 3 खूबियाँ स्पॉन्टेनियसली एक लीडर में होनी चाहिए कि वो इतना फैसला कम से कम ले सके। ये ना कहे कि अब मैं क्या करूं, हिंदुस्तान ने हम पे हमला कर दिया है तो मैं क्या करूं, मैं उन पे हमला कर दूं। ठीक है, ये नहीं पूछते, वो फिर जवाब देते हैं और जंग जीत कर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तैयब खान अफरीदी है और मेरा ताल्लुक़ खैबर एजेंसी से है। अभी मैं ज़ेबेस्ट यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा सवाल नईम साहब से है कि ये जो पीका एक्ट है 2025 में जो बना है, क्या ये कुछ ज़्यादा सख्त नहीं है? और हमारी कंट्री में जो सोशल मीडिया है या मीडिया है वो फ्री हैंड है या नहीं? देखिए, हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने है कि ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ट्विटर भी इस्तेमाल करते हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि VPN के ज़रिए आप इस्तेमाल कीजिए पूरी कौम। पाकिस्तान में अगर कोई बात करता है, हक़ की बात करता है, सच की बात करता है, किसी जुल्म को उजागर करता है, तो उसको कहा जाता है ये फितना इंतशारी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम हो। जमहूरी निज़ाम का यूसन होता है कि वहाँ मीडिया आज़ाद हो, पब्लिक की राय जो है वो ली जाए, पब्लिक की राय का एहतराम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग कहते रहे कि वोट को इज़्ज़त दो, आज उन्होंने इक़्तिदार को इज़्ज़त दी और आकर इक़्तिदार में बैठे हैं। शिफा साहबा, सोशल मीडिया के हवाले से नौजवान ने सवाल किया। प्रॉब्लम तो है सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ ही ठीक चलता है। हल इसका पीका नहीं तो फिर और क्या? डेफिनेटली मैं मंसूर साहब की बात से एग्री करती हूँ कि हमारे यहाँ तरबियत का एक फुकदान ज़रूर है। हम ऐसे कमेंट्स अपनी पोस्ट से पढ़ते हैं कि अल्लाह की पनाह होती है। सो रेगुलेशंस की ज़रूरत बिल्कुल है किसी भी मुआशरे में, किसी भी जगह पर। मिसाल के तौर पे मिसयूज़ तो कत्ल का कानून भी होता है ना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कत्ल का कानून किसी मुल्क में मौजूद होना नहीं चाहिए। सो रेगुलेशन ज़रूरी है, लेकिन उस रेगुलेशन को इस दौर में तो हमने देखा है कि बहुत ही मतलब ऐसे उसका मिसयूज़ हुआ कि जिसकी आप लोगों को भी टेंशन लेनी चाहिए और आप लोग भी सोशल मीडिया बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर मौजूद हैं तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐसी पोस्ट ना करें जो कि कोई और बंदा FIA की अथॉरिटी या किसी को जाकर दे दे और कहे भाई ये अब्दुल सरफराज महविश खान ने ये पोस्ट की हुई थी फ़लाँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों की पकड़ भी हो जाएगी। सो इस वक्त तो उसका बेतहाशा मिसयूज़ हो रहा है, इसमें तो कोई शक है नहीं, कोई दो राय है नहीं। पीपल्स पार्टी इस कानून को अगर डिफेंड करने पर जो है वो कतरा रही थी, तो फिर इसके ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है इस कानून के ऊपर। मरवत साहब, जहाँ तक पीका के हार्शनेस का ताल्लुक है या मीडिया के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से, मैं
इतना भुगत चुका हूँ सोशल मीडिया पे गालम गलोच। कहाँ से, किस बात जो से सबसे पीटीआई से वाबस्तगी के दावे करते हैं, सारा दिन बैठ के ये मुझे गालियां देते हैं। तो लिहाजा मैं दुआ देता हूं कि ये कानून बना है, और मैंने इस पे कोई 31 लोगों पे केसेस भी किए हैं। पीका बुरा है बुरे लोगों के लिए, गाली मत दो तो पीका बुरा नहीं है, गलत खबर मत चलाओ, लोगों की पगड़ियां मत उछालो तो पीका आपको कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन जब आप किसी की पगड़ी उछालेंगे, माँ बहन की गालियां देंगे, रोजाना बकवास करेंगे, तो फिर पीका के शिकंजे में आपको आना चाहिए। ये मैं नईम साहब को, अगर नईम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतना उन्होंने टाइम गुजारा, वो कहते हैं सबसे ज्यादा गालियां मुझे वहां से पड़ती हैं। देखिए मरवत साहब ने अपनी हद तक उनके पास नहीं देखे हैं मुझे रोजाना गालियां पड़ती है उनके पास, और वो भी बारी के हिसाब। सुन लीजिए, एक ग्रुप जाता है दूसरा आता है। पंजोता साहब आप बताए ना, जी जी, जो मेरे अकाउंट पे रोजाना गालियों की बारिश होती है, और वो भी बाकायदा की अकसात में होती है, आपने नहीं देखी है। देखिए बात यह है मरवत साहब, असल गुजारिश सुन लें कि अगर आज आप बैठे हैं यहाँ पर, मैं बैठा हूँ, हम दोनों को इज्जत मिली है तो इमरान खान की वजह से मिली है। अगर इमरान खान की बहन हो या कोई किसी हवाले से आप बात करेंगे रहनुमाओं के हवाले से, तो डेफिनेटली लोग तनकीद करेंगे। आप नहीं बात करेंगे तो लोग नहीं तनकीद करेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये बात आती है। मैंने इमरान खान पे कभी जिंदगी में तनकीद नहीं, मैंने बात की, मैंने तो इमरान खान के इल्जामात का जवाब दिया है। अब ये लोग शुरू हुए मेरे ये कह रहे हैं आप जो कुछ भी थे वो पीटीआई की वजह से थे। बिल्कुल, आपने पीटीआई के साथ सब कुछ किया, इसलिए मैं आपको एक अर्ज करूं, देखिए खान मेरा लीडर है, लेकिन मैं बहैसियत एक इंसान में इस निज़ाम में, मैंने इस निज़ाम में बहैसियत मुनसिफ 16 साल फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। मैंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से पढ़ा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ, तो लिहाजा खान की वजह से मेरी सियासी शनाख्त बेशक होगी, लेकिन मैं जो कुछ हूँ वो अपनी जुर्रत के बलबूते पर हूँ, अपनी मेहनत के बलबूते पर। नहीं वो तो है मरवत साहब, लेकिन आप तो यही बात करना चाह रहा था। मरवत साहब एक सेकंड सर वली साहब, मरवत साहब आपने भी कानून पढ़ा है और थोड़ा बहुत तो इस चीज ने भी पढ़ लिया है, लॉ ग्रेजुएट में भी हो गई हूँ। सो कौन सी दुनिया के कानून में किसी को गाली देना जुर्म है? मतलब दुनिया में लोग हमें गालियां देते हैं, मैं औरत होकर इधर बैठ के कह रही हूँ, लोग मुझे वो गालियां देते हैं, खास तौर पे नून लीगी तो ऐसे मुझे वाह मिठाइयाँ मेरी तरफ फेंकते हैं कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकती। इधर मेरे सामने बच्चे बैठे हैं इधर, लेकिन इसका ये मतलब है कि मैं उनके पीछे पीका कानून लगाने की हिमायत कर दूं? मरवत साहब आपको नहीं नून लीग भी गालियां देते हैं, पीटीआई वाले भी गालियां देते हैं। मैं आपको इसका जवाब दूं, मतलब ये नहीं गाली देना जो है, मैं आपको कौन से उसके कानून में गाली देना दफा 500 ताज़ीरात पाकिस्तान और 314 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पहले से जुर्म है, सन 1947 से जुर्म है। शिफा वहां तक अभी नहीं। अब आप दोनों वकील हैं, हमें तो नहीं पता। मैं वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन बहरहाल हम जो कानून पाकिस्तान में आम तौर पर डिस्कशन के मौजू बनता है, बरतानवी कानून होता है। बरतानिया में तो आप किसी को गाली नहीं दे सकते। आप ये कहना चाहती हैं कि गालियां दो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप गालियां मत दें, आप अपनी तरफ भी हमें देखना पड़ेगा और हमें तरबियत करनी है लोगों की। यही वो सारा डंडा सोटा उठा के अगर कौम को रेवड़ की तरह हाँकना है तो फिर तो आप बेशक सारे कानून बना दें। यही वो बात, हुकूमत की बात सुने जी, यही वो बात थी जिसकी मैंने निशानदेही अपनी ओपनिंग में की। मैंने यही कहा कि नए पाकिस्तान का सबसे बड़ा तोहफा और सबसे गंदा तोहफा जो था वो यही था कि छोटे बच्चे खड़े होकर बड़े बुजुर्गों को, अपने बाप दादा चाचा ताया और मामा की उम्र के लोगों को लान तान करके नंगी गालियां देते हैं। क्या ये हमने पुराने पाकिस्तान में हमने ये नहीं देखा था? ये नए पाकिस्तान का एक तोहफा था। लेट मी कंप्लीट। जो आप कहते हैं ना गाली, तो शिफा बीबी आप हमारे अकाउंट उठा लें, ये शेर अफजल मरवत तो वहाँ से चला गया पीटीआई से, या आपने निकाल दिया, इनकी जमात ने इनको निकाल दिया, तो इनको तो गाली ये देते हैं। हमने क्या किया था? हमें क्यों गाली दी जाती है? आपने उनका लीडर और हमने तो आपने उनका लीडर कैड किया, मुझे नहीं, हमने उनका लीडर तो हमें गालियां पड़ती, चाहे कुछ भी हो, बात सुन लीजिए, लीडर कैद किया हो, सुन लीजिए, पार्टी से निकाला हो, एक सेकंड, गाली देने का अमल इंतहाई कभी है, इंतहाई फजूल नहीं देती है। अगर कोई गोली चलाएगा तो उससे सवाल होगा। गाली देने वालों, कोई असूल या जो पार्टी
गाली देने वालों को प्रोटेक्ट करती वो पार्टी नहीं है। ऐसी पार्टी गंदगी को जन्म दे रही है। ये बिल्कुल सही है। मैं एक जुमला करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि आपने उनके लीडर को कैद करके रखा, हमने लीडर को एक बुजुर्ग वालिदैन मरे हुए 10-10 साल हो गए हैं, रोजाना मरे हुए वालिदैन को गालियां देते हैं। तुम्हें तबाह करे, ये कौन सी नस्ल हो जो तुम पैदा हो गए हो? जी शिफा साहब, मैं यहाँ पे 2 खवातीन की मिसाल देती हूँ और मैं दोबारा एक कानून की शक्ल लेके आऊँगी। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन एक चीज़ का नाम है और प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो है वो मियाँ और बीवी को उनके आपस का जो भी रिलेशनशिप है, एक दूसरे की बातचीत है, कोई भी कानून मियाँ के खिलाफ बीवी को और बीवी के खिलाफ मियाँ को गवाह नहीं बना सकता किसी केस में, ठीक है। अब 2 खवातीन हैं, एक का नाम है जमाइमा खान और एक का नाम है रिहाम खान। दुनिया में इज्जत ज़्यादा किसकी है? उसी की जिसने अपनी तरबियत दिखाई है, जिसने उस प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का लाज रखी है, पास रखा है। मेरे किसी से दोनों से कोई बातचीत कभी नहीं हुई ना। लेकिन शिफा साहबा एक सवाल, ये शेर मरवत साहब किसी की बीवी तो नहीं है ना? हाँ, तो इनको तो और ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो इनको क्यों गालियां पड़ रही हैं? मैं वो नहीं बात कर रही, मैं गालियां इसलिए पड़ रही है मुझे, मैं ऑनेस्टली बता देता हूँ, ये उनके साथ सियासत में आप सनात करें, सर झुकाएं, जी करें तो आपकी वाह है। आज भी मैं अपना ये जबान कंट्रोल करके वापस पार्टी में घुस सकता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पार्टी, ऐसी जगह किसी पार्टी में नहीं चाहिए जहाँ सच बोलना जो है जर्म बन जाए। नईम साहब, मेरे ख्याल में नईम साहब जवाब ना दे जाती होगी। जी नईम साहब, देखें, मैंने पहले भी ये गुजारिश की कि पाकिस्तान में 300+ अरब का जब डाका मारा गया गंदम के अंदर, और उसके बाद अब चीनी के अंदर 200-300 अरब का डाका मारा गया। दुबई लीज के अंदर लोगों के नाम आए, हमारे लोगों और डाका मारने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, हमारे चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, अवाम का मैंडेट लूटा गया। जजेस आज इंसाफ के लिए देख रहे हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। उसके बाद अगर लोग बात करते हैं तो आपको क्यों तकलीफ होती है? आप बर्दाश्त करें ना। आपने जो किया है, आप अपने आप को ठीक क्यों नहीं करते? आपको अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया और आप आके बैठ जाएं और अपनी ताकत के जोर के ऊपर जो है आप लोगों के ऊपर जुल्म सितम करें। ये गोली तक चलाएं। की बात कर रहे हैं जो इनको पड़ती हैं। देखिए, मैं जो है पीका लॉ जो बनाया गया है, जिस बुनियाद पर बनाया गया है कि मरियम का नाम लेना जो है वो पीका है। मेरे ऊपर भी 12 से 14 मुकदमात हैं, दहशतगर्दी समेत, बगावत समेत। देखिए, पीका लग जाएगा ना। पीका कितने लोगों पर इसी वजह से लगा है। जो बात कर रहे हैं तो बात होती रहेगी। ये कौन सा फिर मुआशरा है जहां आप बात नहीं कर सकते? हम बात करेंगे और डंके की चोट के ऊपर साहब, ये फिर जिसको तकलीफ होती है हो, ये पाकिस्तान की आवाज है, पाकिस्तान की आवाम की आवाज है, कोई बात नहीं कर सकता। ये लोगों की आवाज बंद तो भी की जा सकती है, तकलीफ तो की जा सकती है। तरबियत मैं आपको अर्ज करूं, पीका कवानीन जो है वो इसलिए बनाए गए कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो कोई किसी और रास्ते पे चल गई। हम नौजवान नस्ल को गालिम गलोच सिखाएंगे, और सिर्फ गालिम गलोच नहीं है, साइबर क्राइम्स है, डिफेमेशन है, फिर साफ़ी हजरात जो है एहतराम के साथ। लेकिन यहाँ पे आप 2 साल पहले का याद करें ना, टीवी चैनलों पे क्या चल रहा होता था? मौलाना फजल रहमान जो है डोल के साथ डांस कर रहे हैं, देखे थे। मौलाना साहब ने कब डांस किया था? वो आप लोगों ने उसकी मिमिक्री। अच्छा, वो उसकी बात मैंने कहा मुझे तो मौलाना साहब नहीं याद कभी उन्होंने डांस। मतलब मिमिक्रियाँ होती थी, फिर इसके अलावा झूठी खबरें। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम पाकिस्तान स्वीट होम से आज ये खुसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आगे चलें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा जहांगीर है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए या यहाँ की सूरत हाल को देख लें तो हम आने वाली नस्लों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या हमें क्या सबक मिलेगा? क्या इस तरह पाकिस्तान को बचाया जा सकता है? आपको लग रहा है कि हर कोई जो है वो अपने अपने उसमें हर कोई अपने अपने उसमें है कि हम ठीक है। असेंबली में बैठे होते रोजाना एक दूसरे को कोसते हैं। अभी भी आप मिलाने के रवादार नहीं है। मीडिया पे उनको सुनो या हमारे लोगों को सुनो, ये अखलाकी अकदार हम खो चुके हैं। मेरा ख्याल है देखिए किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपना बार पूरी सा डाला है। अच्छा, और पाकिस्तान तहरीक साहब ने भी
इसके जिम्मेदार पीटीआई भी है, इसके जिम्मेदार नून भी है और तमाम सियासी कुव्वत। ले सर, ये नईम साहब, ये आपका पूरा चार्जशीट उन्होंने आपके बारे में बता दी। ये नहीं हो सकता कि अगला बंदा आपको गोली मारे और आप कहें कि उसको जफ्फी डाल लें। अच्छा, और जब पीटीआई को मौका मिला 3.5 साल, उसके बाद जिस तरह गैर आईनी तरीके से एक साइफर के बदले कि अमेरिका उधर से मैसेज करता है हटा के उधर कर दी जाता है, वोटों की ताकत से इमरान खान आया था। आज भी वोटों की ताकत से इमरान खान जो है असल वजीर आजम है, हकीकी वजीर आजम। बिल्कुल पंजोता साहब, यही बात तो मैं करता हूँ। तो यही बात है। और हमने अवामी ताकत के जोर पे अपना हक निकालना है, बांड की तरह रोना नहीं है। ये तो वो अमेरिका का क्या करना फिर? वहाँ पे बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाते हैं, वो उसका क्या करना? जो डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं, देखिए एक ही बात है, जब आप ये कनाबुद वही कनस्तईन कहते हैं ना, तो फिर इसके बाद ये उधर से उम्मीद लगाना या इधर से उम्मीद लगाना, वाहिद उम्मीद लगाओ अल्लाह से और अल्लाह के बाद पाकिस्तानी अवाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लीडर इमरान खान अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठा है। ये अगर वो किसी से उम्मीद लगा के बैठा होता है, लेटर उनको लिखता कि मुझे बाहर निकालो, तो कोई ऐसी बात नहीं। आप अपनी जमात की, अपने लीडर की तारीफ जरूर करें, लेकिन सामने कौम बैठी है। किसी ने इमरान खान को तबलीग से नहीं उठाया कि उनको जेल में डाल दिया। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है और अदालत ने उनको 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई है। वो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान ट्रस्टी यूनिवर्सिटी की जमीनें अपनी बेगम के नाम पर ट्रांसफर कोई ट्रांसफर नहीं है, ये जुर्म है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान अच्छा काम कर सब कुछ हो सकता है, नमल हॉस्पिटल बनाया, हो सकता नमल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खान बनाया, कोई जुर्म नहीं है। एक अच्छा काम किया। आप बताएं मैं जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन जो चीजें अदालत में है, मैं इस अदालत कार्रवाई कैसा हूँ, आप इन पे जो केस जरूर है लघु और देखिए इमरान खान को करीब से मैंने देखा है, पार्टी की टिकटें बिकती हैं। अगर पैसे बनाता, पार्टी की टिकटें नहीं बिकती। देखिए पार्टी की टिकटें बिकी है, लेकिन खान के फरिश्त तो कोई वजारतें बिकी हैं, वजारत ATMs रखे हैं। आपको देखिए साहब, उनको ये नहीं पता उनकी जमात में टिकटें बिक रही हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी अपनी पार्टी की टिकटें बिक रही हैं, जिनको अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही, वो मुल्क किस तरह चलाएंगे? देखिए ये संभालने वाली बात नहीं है। यही तो बात। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, खान जो है बड़े करीब से देखा है, मैं कसमन कहता हूं उसकी ईमानदारी पे हल्फ उठाया जा सकता है, और ये कतई गलत है, बेबुनियाद लघु है कि खान, हाँ मैं ये भी यकीन से कहता हूँ कि 1000 दफ़ा उसको मामू बनाया गया है, उससे झूठ बोला जाता है, चुगलखोरियाँ होती हैं उसके। वो कहते हैं ना, चराग तले अंधेरा होता है, लोग हाथ मारते हैं, टिकटें बेचते हैं, जनरल इलेक्शन में बिके हैं, और ये सारे यही मनाइज कर रहे हैं। इन्होंने मुझे निकाला हुआ। सवाल ले लें आगे, नेक्स्ट टॉपिक जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली आशिफ फ्रॉम खैरपुर मीरज सिंध। और मेरा सवाल ये है कि जब सियासतदानों की अपने फ़वाइद की बात आती है तो सारे फिर इकट्ठे होते हुए नजर आते हैं हमें, हाँ, लेकिन जब अवाम के फ़ायदे की बात होती है तो फिर आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं। चले मैं नईम साहब मैं क्लियर कर देता हूँ। सेनेट के इलेक्शंस के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने 11 सीटों के लिए बैठ के नून लीग के साथ, JUIFA के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ पूरी डील खड़का ली, बैठ के सारा कुछ कर लिया। मुल्क के हवाले से जब करना होता है तब आप कहते हैं जी हमें चोर डाकुओं लुटेरों के साथ नहीं बैठेंगे, सीटें बांटनी हो तो कर लेते हैं, जब मुल्क के लिए कुछ करना हो तो कहते हैं जी हम इनके साथ ही बैठेंगे। देखें, पहली बात यह है कि जो वहाँ सीटें जो हैं वो आपस में जो तय हुआ, उसकी रीज़न सिर्फ ये थी कि जो मंडियाँ लगाई जाती हैं, आपने नेशनल असम्बली के अंदर देखा कि लोगों को उठाकर वोट दिलवाया गया 26 तरमीम के अंदर, और जिस टाइम दिल हुआ उठा लेते हैं लोगों। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए ये किया। और दूसरी बात, बैठने की अगर आप करें तो आपके लिए आज इमरान खान अडयाला जेल में है, वो 1 मिनट में ये बैठाने के लिए साथ तैयार हैं, लेकिन वो बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो नहीं आपके ऊपर समझौता करता। ठीक जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद साद खान है और मेरा ताल्लुक मर्दान से है। मेरा सवाल शेर अफजल मरद साहब से है, अगर आइन में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान में तो ना तो इस्लाम का निज़ाम मुकम्मल है और ना ही जमहूरियत है, तो आखिरकार ऐसा क्यों है? मरवत साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यहाँ बुग़्ज़ है, यहाँ कीना है, यहाँ सूदखोरी है, यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग है, यहाँ हर कभी फेल है। हम कमज़ोर मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे जो अवामिल हैं, हमारे अखलाकियात जो हैं, हमारा किरदार मुआशरे में बैसियत एक शहरी रहते हुए हमने शायद जेनेटिकली कुछ अच्छे पाकिस्तानियों को जन्म नहीं दिया। जेनेटिक्स में बरवत साहब कहाँ से, जेनेटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है? मैं भी सोच में, मतलब ये है कि ये कोई साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं,
तो हम एक ही खून की पैदाइश है और हम सब यही चीज़ें हैं। सन 1947 से लेकर आज तक ठगी फ्रॉड में तो वकील भी रहा हूँ, जज भी रहा हूँ। अभी आपने इमरान खान साहब के बारे में पूरी गवाही दी कि वो ईमानदार हैं, तो एक आप तो अपने बारे में भी देंगे? हाँ? आप अपने बारे में भी कहेंगे आप ईमानदार हैं? मैंने कभी कब कहा है कि मैं ईमानदार हूँ? हैं? आप ईमानदार नहीं है? नहीं, मैं मतलब है आप इससे ईमानदारी से क्या मुराद है? बहुत सारी चीज़ों में आदमी बेईमान होता है। अच्छा, आप हैं कुछ चीज़ों में बेईमान? देखिए, मैं इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ, और ना मैं अपनी ईमानदारी की गवाहियाँ देता। चले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा सवाल नईम साहब से कि आपकी क्या राय है 26 में अमेंडमेंट ने जो गवर्नमेंट ने अभी दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो जजेस हैं वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना फैसला नहीं कर सकते। मतलब लेकिन 26वीं तरमीम जिस तरह से करवाई, 26वीं तरमीम में बेटा ये तो नहीं लिखा हुआ है कि जजेस अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकते। ये किसने कहा? अब मैं जवाब देता हूं। अब सोशल देखिए, ये बिल्कुल वो सादा लफ्ज़ों में उन्होंने बात की है, जो सादा लैंग्वेज है वो यही है। 26वीं तरमीम रात के अंधेरे के अंदर जिस तरह लोगों को उठा के, दूसरी पार्टियों के लोग उठा के आप जब ले जाएंगे और जाकर काले कानून पास करवाएंगे तो उसके अंदर ज़रूर साजिश होगी ना, तभी आप करवाएंगे। अब 26वीं तरमीम जब की गई उसके मुताबिक जो इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की वो खत्म कर दी गई, इंतजामिया कर दी गई। अब हुकूमत ही जज लगाती है, हुकूमत ही ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि वहाँ तादाद ही हुकूमती नुमाइंदों की ज़्यादा है। सिर्फ मकसद क्या था? मकसद ये था कि क्योंकि पूरी कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, तो उस इमरान खान को किसी तरीके से जो है उसकी जमात को दीवार से लगाए रखना है, दीवार से मजीद करना है और उसको जेल में रखना है। उसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। ठीक। और पाकिस्तान का निज़ाम उस वक्त बेहतर होगा जब ये हुक्मरान सोचेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी पाकिस्तान के किसी ऐसे कॉलेज स्कूल के अंदर पढ़ें जहाँ एक आम आदमी, मेरा बच्चा पढ़ता है। तब ठीक होगा जब ऐसा आप इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे, जब आप सोचेंगे कि आप अपना इलाज भी पाकिस्तान के अंदर करवाएं, तब ठीक होगा। ये नहीं होगा कि गरीब का बच्चा, उसको ऑक्सीजन तक मुयसर नहीं है और आपके सामने वाक़या है पंजाब के अंदर कि ऑक्सीजन की वजह से लोग मर गए और आप अपने बच्चों का इलाज और सर्जरियों के लिए भी लंदन जाए। कासिम और सुलेमान इमरान खान के बेटे, वो पेशावर की इस्लामिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जिस तरह मियां साहब के दोनों बेटे गवालमंडी में पढ़ रहे हैं। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम पाकिस्तान स्वीट होम से आज ये खुसूसी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आगे चलें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्वीट होम। मेरा नाम सजावल है, मेरा ताल्लुक लकी मरवत से। मेरा सवाल शरफजल मरवत साहब से, अगर पाकिस्तान में इतना अमन नहीं है और कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना जाए तो आप कश्मीर और पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? अरे वाह, गुड क्वेश्चन। मरवत साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। अगर मुझे कभी गलती से भी वज़ीर आज़म बना दिया तो मैं कसाई बन के लोगों को कुतरा करूँगा। क्यों मरवत साहब? ये मैं बता दूँ, निज़ाम ठीक ही नहीं हो सकता जब तक आप उन तमाम बुतों को पाश न कर दें जिन्होंने पाकिस्तानियों से उनकी खुशियाँ छीनी हुई है। अच्छा। और यहाँ बदुनवाई, यहाँ अकरबा परवरी, रिश्वत सतानी, इसने हमारे निज़ाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो लिहाजा जिस दिन मुझे वज़ीर आज़म बना दिया गया, 70 साल का हिसाब होगा। जिन्होंने कहे हैं या रखेंगे या फिर इंशाल्लाह कड़ाई में गिरेंगे। वैसे शिफा साहब, आपसे भी ये सवाल, अगर आप मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप क्या करेंगे? अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, मेरा ख्याल है अकाउंटेबिलिटी, लेकिन वो ये कढ़ाई वाला नहीं है। अच्छा, कढ़ाई वाला नहीं। आप कढ़ाई में नहीं डालेंगी? कढ़ाई वाला नहीं, ऐसा एक फेयर के लिए कढ़ाई दरकार होगी, बाद में फिर इंसान बन जाना चाहिए इनका। नहीं, हाँ ये है, लेकिन नहीं, मैं कढ़ाई वाला काम नहीं करूंगी। मैं ये मेक श्योर ज़रूर करूंगी कि इस मुल्क में मेरे एक दिन के वज़ीर आज़म बनने के बाद या एक साल के वज़ीर आज़म बनने के बाद जो भी हो, ऐसा निज़ाम हो कि अकाउंटेबिलिटी ऐसी अक्रॉस द बोर्ड हो कि कोई बच ना पाए और फिर वो इबरत हो। और मैं क्योंकि सबसे सवाल कर रहा हूँ, इख्तियार साहब, मैं बाकियों को तो चलो उनसे कह सकता हूँ आप वज़ीर आज़म बन गए, आप बन गए, आपकी जमात में तो शरीफ के अलावा कोई वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता। तो आप कभी वज़ीर आज़म बन सकते हैं अपनी जमात में रहते हो? हमने एक कारकुन को वज़ीर आज़म बनाया था। किसको? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो भी जब शहबाज शरीफ साहब ने मना किया।
नहीं वो उन्होंने कहा मैंने नहीं बनना, उन्होंने कहा प्रॉस एंड कॉन्स में कहानी के अंदर अगर आप कहानी में जाएंगे तो हम बड़ी दूर निकल जाएंगे। आप मुझे बताएं, मैं गलत आपने सिर्फ नहीं आपने सिर्फ बताएं नहीं आपने सिर्फ ये पूछा कि आपकी जमात अनाउंस शहबाज शरीफ साहब के शरीफ खानदान से बाहर कोई होता है, तो मैंने आपको बता दी शायद वो जब सबने ना कर दी, जब सबने नवाज शरीफ नायल हो गए, भाई ने मना कर दिया, मरियम नवाज उस वक्त असेंबली में थी नहीं, आपने कहा चल बेटा शाहिद खान नवासी आप ही बन जाए। वैसे ठीक है, लेकिन मोरूसियत तो हमने पीटीआई में भी देखी। क्या हमने नहीं देखा कि शाह महमूद कुरैशी है तो उसके बाद उनका बेटा भी है, वो अभी कौमी असम्बली का मेंबर है। इससे पहले परवेज़ खटक था तो उसके 2 बेटे अरकान असम्बली थे, उसका भांजा नेशनल असम्बली का मेंबर था, उसकी भाभियाँ नेशनल असम्बली के मेंबर थी, उसका दामाद नेशनल असम्बली का सेनेट का मेंबर था। तो मोरूसियत बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे इन रवैयों की भी अब दुरुस्त है सर, मैं आपकी तायीद कर सर मुझे हाँ। अब अगर मैं आऊँ तो क्या इमरान खान के बाद हमने बुशरा बीबी को नहीं देखा कि उन्होंने उनको चार्ज दे दिया? क्या हमने अलीमा खानम को नहीं देखा कि उनको चार्ज दे दिया? और जो कोई कसर रह गई थी उसके बाद यही सुना दिया कि तहरीक चलाने के लिए मेरे बेटे तो नहीं है, ये भी मरूस के थे। अलीमा खान साहब के पास जमात तो नहीं है, देखें व्हाटएवर, लेकिन जो जमात उनके पास, लेकिन तो उसकी हाथ में पॉलिसी देना, लीड करना और गाइडलाइन देना उनको। तो मरवत साहब ये आपके लीडर ने दिए ना, अगर दिए अपनी बहन को दिए तो वो यही कह रहे हैं, आपको ये कर रहा हूँ मोरूसियत है, ये सारा फ्रॉड चल रहा है। खान ने अलग-ऐलान कहा था कि सियासत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, खान को किसी इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है। ठीक है, ठीक जी। ज़ुमुर्द साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर अली खान साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं सबका अपनी जानब से, अपने बेटों की जानब से, बेटियों की जानब से, और यकीनन आज बड़ा दिन है। हम सब की तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही मैसेज है कि हम पाकिस्तानी हैं। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नारा पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। ज़ुमुर्द साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यौम आज़ादी की एक मरतबा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप यू लाइक द प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।